नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत अभिनंदन है, वेलकम है दोस्तों। टीचर फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। हर एक प्रश्न, हर एक क्वेश्चन, हर एक आपका जो कंसेप्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। तो चलिए दोस्तों, 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पे है। और लगभग दोस्तों हम 1000 क्वेश्चन प्लस करने वाले हैं। और लगभग दोस्तों 600 MCQs हम कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो बाल विकास क्लासेज जो है प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक करिए दोस्तों। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास का दोस्तों मॉक क्वेश्चन रहता है, प्रत्येक आपको पता है प्रैक्टिस सेट में एक मॉक क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए पिछली क्लास का मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वर्णित होती है। जो अभिप्रेरणा होती है वह दोस्तों वर्णित होती है, किसमें वर्णित होती है आपकी अभिप्रेरणा? ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, एक और दो दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो दोस्तों अभिप्रेरणा वर्णित होती है। देखिए अभिप्रेरणा जो है भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है। चलिए इस कंसेप्ट प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, अभिप्रेरित व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? अभिप्रेरित व्यवहार के बारे में कौन सा सही नहीं, यानी नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है। अनुक्रियाओं का ऊर्जाकरण, व्यवहारात्मक शक्ति एवं कुशलता हो जाएगा, व्यवहार की दिशा हो जाएगी, या अनुक्रियाओं का सहचर्य हो जाएगा। तो अभिप्रेरित व्यवहार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। देखिए व्यवहारात्मक शक्ति एवं कुशलता, ये अभिप्रेरित व्यवहार के बारे में सही दिया गया है। व्यवहार की दिशा ये भी सही है। अनुक्रियाओं का सहचर्य ये भी सही है। लेकिन अनुक्रियाओं का ऊर्जाकरण अभिप्रेरित व्यवहार के बारे में सही नहीं है कि अनुक्रियाओं को ऊर्जाकरण करना, तो अभिप्रेरित व्यवहार का नहीं होगा। अभिप्रेरित यानी कि स्वयं मोटिवेट होना। अगला प्रश्न है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है, या सामाजिक निर्भर होता है? देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन दोस्तों आते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी से आते हैं। तो अगर प्रश्न आ गया कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होते हैं वह दोस्तों किस प्रकार के होते हैं? तो जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होते हैं, आत्म केंद्रित यानी आत्मा, यानी कि वह कहलाएंगे अंतर्मुखी व्यक्ति कहला जाएंगे। तीसरा प्रश्न प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर है कि बच्चों में अमूर्ता मन प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता कब होती है? जो बच्चे होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं, उनमें जो दोस्तों है अमूर्ता मन प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता पिछड़े हुए होती है। पिछड़े हुए बच्चों में, प्रतिभाशाली बच्चों में, मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों में, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि जो बच्चे प्रतिभाशाली होंगे, तो प्रतिभाशाली बच्चे में अमूर्ता मन प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, एब्जर्व करने की, एक्सेप्ट करने की योग्यता होती है। राइट ऑप्शन प्रतिभाशाली हो जाएगा। चौथा प्रश्न है प्यारे मित्रों, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? सीखने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जैसे इस 30 क्वेश्चन के देखने की प्रक्रिया क्या है कि वीडियो को हमें अंत तक देखना है, तभी हम 30 क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आप लोग भी अपना कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अपना फीडबैक देकर, क्योंकि आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक सम्मान है। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जो होता है अनुकरण होता है। देखिए अनुकरण के माध्यम से भी सीखते हैं, प्रशंसा व निंदा के माध्यम से भी सीखते हैं कि प्रशंसा कहाँ की जा रही वो अच्छा काम होगा, जहाँ पर निंदा की जा रही वो गलत काम होगा अर्थात, ठीक है। प्रतियोगिता के माध्यम से ही सीखने को मिलता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ, चाहे कैसा भी हो लाइफ में, हर एक सीखने को मिलता है। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं कि अप्रत्यक्ष पक्ष समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया, या पशु? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो अप्रत्यक्ष पक्ष समस्याएं, जो देखिए प्रत्यक्ष पक्ष नहीं, जो आपके अप्रत्यक्ष पक्ष होते हैं। देखिए पक्ष दो होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी कि सीधे तरह से जो पक्ष रखा जाए, एक होता है अप्रत्यक्ष यानी किसी के द्वारा या घुमा फिरा के, ठीक है। तो उन समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष पक्ष समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? तो प्रौढ़ श्रेणी के लिए। बी ऑप्शन
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का क्या नाम है। जी हाँ, ऐसी समस्या के अचानक समाधान करने की जो वकालत होती है या वकालत करने का सिद्धांत का नाम प्रत्ययन एवं भूल का सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत है, संक्रियात्मक अधिगम का सिद्धांत है या आपके अनुबंधन का सिद्धांत होगा। तो समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का दोस्तों नाम क्या है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे तो नाम हो जाएगा दोस्तों सूझ का सिद्धांत। जी हाँ, समस्या का अचानक समाधान, समाधान मतलब सूझना, ठीक है। तो समस्या का जो अचानक समाधान, ठीक है, अचानक जो समाधान निकाल लें, आपके मन में ऐसी चीज़ आ जाए और उसका वकालत करने वाला जो सिद्धांत कहलाता है वही दोस्तों आपका सूझ का सिद्धांत कहलाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है। जो हमारा मस्तिष्क होता है गोल गोल, ये किसके कह रहा है कि ये एक बर्फ के चट्टान के समान है। ये जो हमारा मस्तिष्क होता है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो कौन सा सिद्धांत ये व्यक्त करता है दोस्तों, आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रकार का सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत या दोस्तों आपका गुण का सिद्धांत। तो देखिए कौन सा ऐसा सिद्धांत व्यक्त करता है जो मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं। तो वह दोस्तों हमारा जो व्यक्त करने वाला है, ठीक है, मानव के एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान, वह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया आपकी स्क्रीन पर। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। दोस्तों समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके, दूसरों को संतुष्ट किया जा सके। अब जो प्रेरक होते हैं उनको, या जो उद्देश्य होते हैं या आप आवश्यकताओं को संतुष्ट करेंगे। देखिए समायोजन करना, अनुकूलन करना, ठीक है, से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जाए। किसका संतुष्ट करेंगे भैया, हमें समायोजन करना है, हम अनुकूलन कर लेंगे। किसके लिए कर रहे हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए हम अनुकूलन करते हैं। ठीक है, हम अनुकूलन करते हैं, समायोजन करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आवश्यकता जो है आपने अच्छे से नहीं लिखा होगा, बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो आवश्यकताओं ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे होंगे, कुछ हो जाएगा कि उनको क्या है, नेगेटिव कमेंट करना ही करना है। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों से सीखने को मिलता है। तो समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। अगला प्रश्न दिया गया है प्यारे मित्रों कि बच्चा या बालक बालिका की आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित करता है। किस वर्ष में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, ये 4 वर्ष में करता है। तो बच्चा किस आयु में जो है दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित कर लेता है। तो जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है, जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो इस आयु में क्या होता है, दूसरों को अनुकरण करने की क्षमता जो है वह विकसित कर लेता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया है कि अवस्था में, यानी कि कौन सी अवस्था में बच्चा अपने साथियों के समूह सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। वयस्कता, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, आसान प्रश्न है कि किशोरावस्था की अवस्था में क्या होता है, बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, शालीनता या भगोड़ापन। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। देखिए ऐसा व्यवहार दोस्तों, ठीक है, ऐसा रिलेशन जो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है वह कहलाता है शालीनता। ठीक है, जो शालीनता होता है ये दोस्तों व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। अगला प्रश्न दोस्तों आ चुका है, आपके स्क्रीन पर है कि निःशुल्क बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जो निःशुल्क बालकों की शिक्षा है, ठीक है, तो निःशुल्क या निःशक्त बालक, दोनों अलग अलग पॉइंट है। निःशुल्क मतलब होता है फ्री, निःशक्त बालक मतलब जो बालक कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए
प्रावधान किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, समावेशी शिक्षा के द्वारा प्रावधान किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा मतलब सभी को एक समान शिक्षा, चाहे वह निःशक्त बालक हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे समान बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो। ठीक है, सभी बालकों को क्या है, समावेशी शिक्षा द्वारा जो है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है। बहुत बार इंपॉर्टेंट है, यह कथन किसका नहीं, यह कथन किस टाइप का है। मानसिक विकास टाइप का है, भाषा विकास टाइप का है, ध्यान के विकास का टाइप का है, या शारीरिक विकास के टाइप का है। तो किस प्रकार का है, ठीक है, टाइप मतलब प्रकार। तो संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन जो है किस टाइप का, यह कहला जाएगा हमारा मानसिक विकास। संवेदन ज्ञान, ठीक है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो क्या कहलाएगा हमारा, यह कथन मानसिक विकास से रिलेटेड कहला जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, क्योंकि आपको होता है आपसे यानी आपके एग्जाम के रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन क्लासेज मिलती रहेंगी दोस्तों। जी हाँ, बात कर रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, 15 नंबर प्रश्न की, कि कौन सा बाल विकास का सिद्धांत ही नहीं है। निगेटिव नकारात्मक प्रश्न। परिपक्वता और अनुभव की बातचीत के सभी विकास के परिणाम एक से होने चाहिए। सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़े। सभी विकास एक क्रम से बनाते हैं, या विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। तो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए प्यारे मित्र, सभी लोग जानते हैं आप लोग कि सभी विकास और अधिगम एक समान दर से, देखिए सभी से एक आप जब अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, आपकी क्लास में 15 से 20 मान लीजिए बच्चे हैं, ठीक है, आपकी कक्षा में 15 से 20 बच्चे हैं, और ऐसा नहीं है कि सभी के जो विकास दर है, सभी बच्चों की जो अधिगम है सीखने का, वह एक समान दर से हो। कोई बच्चा 1 साल में सीखता है, कोई बच्चा 6 महीने में सीख लेता है, कोई बच्चा 8 महीने में सीखता है, कोई 1 साल में नहीं सीख पाता, कोई 1 महीने में सीख लेता है, कोई 3 महीने में। तो सबकी अपनी क्षमताएं होती हैं सीखने की, तो विकास दर समान नहीं होगा। तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, निगेटिव प्रश्न। और बाकी सभी विकास एक क्रम को बनाते हैं, बात सही है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और परिपक्वता और अनुभव की बातचीत के सभी विकास के परिणाम एक से होने चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक भूमिका निभानी चाहिए, यानी अभिभावक की बात आ गई। माता पिता मतलब अभिभावक की बात आ गई। तो अभिभावक को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक भूमिका निभानी चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थपूर्ण, नकारात्मकपूर्ण, या सक्रियतापूर्ण। अब आप क्या करेंगे, आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है। अगर आप एक माता पिता हैं किसी बच्चे के, तो उन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में आपकी क्या भूमिका होगी। आप स्वयं सोचें कि आप अभिभावक हैं, तो आपकी जो भूमिका होनी चाहिए दोस्तों, वह सक्रियतापूर्ण होनी चाहिए, ताकि बच्चे में सक्रियता बनी रहे, बच्चा को सीखते रहे, उस बच्चे के एनर्जी बनी रहे, ठीक है, साथ उनको मिलता रहे माता पिता का। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर लेता है, धर्म में, विद्यालय में, मानव शरीर में, या आपका यौन संबंध में। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेने का प्रारंभ करता है, तो वह दोस्तों रुचि लेने का विद्यालय में प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न दिया गया है प्यारे मित्रों कि निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है। निगेटिव नकारात्मक प्रश्न की आपको बताना विकास सिद्धांत इनमें से नहीं है। देखिए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्रत्यावर्तन का, निरंतर का विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए, आपने पढ़ा होगा समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का और निरंतर विकास का, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का आपने सिद्धांत नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ा होगा, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्या दिया गया है कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही होगा। देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरक, अभिप्रेरक मतलब स्वयं का मोटिवेशन, ठीक है, और उपलब्धि मतलब हासिल किया हुआ, स्वयं की मोटिवेशन के द्वारा हासिल किया हुआ। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। या यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता बरबल है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, या हम कह सकते हैं उपयुक्त छवि। देखिए, अगर हम बात करें उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कथनों की, तो ये आपके तीनों कथन आई थिंक सही होने चाहिए।
तीनों कथन आपके उपलब्धि अविरक के संबंध कथन है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आई थिंक सभी प्यारे वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, नोट्स PDF फाइल सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। लिंक भी दे दिया जाएगा, या टेलीग्राम में है तो वहाँ पर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो इंस्टाग्राम पर जायसवाल सर को अगर आपने फॉलो नहीं किया है, यानी अपनी फैमिली टीचर्स फैमिली को फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नोट्स मटेरियल मिलेगी। साथ ही साथ जायसवाल सर से डायरेक्टली आप मैसेज चैट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो वहाँ पर आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, लिंक भी दे दिया जाएगा, या आप लोग ऑलरेडी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। ये कथन कैसा होगा? देखिए, जो विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के जो बच्चे से युक्त कक्षा होती है, यानी एक मान लीजिए आप अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, शिक्षिका बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, आपकी कक्षा में देखिए सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए, सामाजिक प्रकार से बच्चों में भिन्नता होगी, आर्थिक तौर से भी होगी, सांस्कृतिक तौर पर भी होगी। जब ऐसी कक्षा अगर आपको मिले तो आप जो है सभी विद्यार्थियों में अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। तो ये कथन क्या होगा? ये कथन दोस्तों हमारा सही होगा, क्योंकि बच्चे अपने साथियों में अनेक कौशल सीखेंगे, ठीक है, अनेक सामाजिकता भी सीखेंगे। अनेक आर्थिक वाले बच्चे हैं, गरीब वाले भी हैं, मिडिल क्लास वाले भी हैं, और हाई लेवल वाले भी हैं, यानी कि आर्थिक रूप से मजबूत वाले भी हैं, परिवार वाले फैमिली वाले से या परिवार वाले से बच्चे हैं, तो सारी चीज़ें ये भी सीखते हैं। सांस्कृतिक जो पर्व होते हैं, पृष्ठभूमि होते हैं, उनसे बच्चा सीखता है। तो इससे क्या होता है, अपने साथियों में अनेक कौशल बच्चा सीखता है, तो यह सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? नेगेटिव प्रश्न। देखिए सभी प्यारे मित्र जानते हैं सीखने के, ठीक है, जो मुख्य नियम हैं वो हमारे 3 हैं और गौण नियम 5 हैं, ये सभी लोग जानते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो उनमें से बताना है एक नेगेटिव है, यानी कि एक मुख्य नियम का नहीं है, वही हमें चूज करना है। तत्परता का नियम आपने पढ़ा होगा, अभ्यास का नियम आपने पढ़ा होगा, और प्रभाव का नियम पढ़ा होगा, लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम ये मुख्य नियम में शामिल नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न प्यारे मित्रों, कि कुछ लोगों को कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में से कौन सा जो है प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? उदात्तीकरण, विस्थापन, प्रक्षेपण, या कह लेते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। तो देखिए कुछ लोगों का कहना आप लोग देखते होंगे कि जो बालक होते हैं उनको गुस्सा आता है और खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र होता है? तो वह दोस्तों कहलाता है विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पर? विस्थापन हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा एक अच्छा अध्यापक का होगा? ठीक है, आपकी नियुक्त होगी जब आप मेहनत ही कर रहे हैं तो सिलेक्शन तो 100% प्योर एंड श्योर है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो सर्वोत्तम कथन बताइए एक अच्छे अध्यापक के नाते, ठीक है, कि अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव पद प्रश्न के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, या विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो सर्वोत्तम कथन कौन सा होगा एक अच्छे अध्यापक के लिए? तो वह हमारा यही होगा कि विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। एक अच्छा अध्यापक वही माना जाएगा, एक अच्छा शिक्षिका वही माना जाएगी या जाएगा कि जो विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करे, मोटिवेट करे, ठीक है, प्रेरणा मिले। अब देखते हैं प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ऐसे अध्यापक की विशेषता बताइए जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है, उसकी विशेषता हम क्या कहेंगे? कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए, वह अत्यधिक संवेदनशील है, या वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता यह है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करता हो अचानक विफल होने लगता है, तो इस स्थिति में के लिए शिक्षकों के पास सर्वोत्तम उपाय क्या होना चाहिए? ठीक है, आप लोग ऐसा देखते होंगे, ठीक है, एक बच्चा पढ़ाई में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन अचानक ऐसा कुछ हो जाता है कि वह विफल होने लगता है, ठीक है, तो आपको ये बताना है इस स्थिति को,
ठीक है, आपके पास एक शिक्षक शिक्षिका होने के नाते आपका सर्वोत्तम उपाय क्या करना चाहिए कि जब तक बेहतर प्रदर्शन ना करे तब तक रुके नहीं, उसकी अनुपलब्धि का कारण खोजें, उसके माता पिता से पूछें कि क्या उसे विद्यालय से निकाल दिया जाए। क्या ऐसा करेंगे? आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माण में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वह शिक्षकों को होता है, आप लोगों को होता है, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का होता है। इसलिए जायसवाल सर आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन करते हैं। जय हिंद दोस्तों। सभी मित्रों को इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। तो एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करता हो अचानक विफल होने लगता है तो आपका जो सर्वोत्तम उपाय होगा कि उसकी अनुपलब्धि का कारण खोजें कि अभी तक तो बच्चा अच्छा पढ़ता था, अब ये क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, ये अब क्या है, विफल होने लगा है, इसका कारण क्या है, तो इसको अनुपलब्धि का कारण खोजना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। घुमंतु बालकों की प्रमुख समस्या क्या हो? घुमंतु यानी आप लोग देखते होंगे कि बच्चा है, कोई घर में होती है, बहुत घूमता फिरता है। ठीक है, घूमता फिर रहा है, यहाँ वहाँ जब देखो तो घूमता फिरता रहता है, ऐसे बोलते होंगे। ठीक है, यानी जो घुमंतु बालक की प्रमुख समस्या क्या होती है, उनका रीजन क्या होता है कि अशिक्षित अभिभावकों का होना, इसलिए बच्चे उनके घुमंतु निकल जाते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती इसलिए उनके बच्चे घुमंतु निकल जाते हैं, या स्थायी रूप से न रहना, या विद्यालय का न होना। तो देखिए सभी प्यारे मित्र जानते हैं घुमंतु बालक की प्रमुख समस्या यही होती है कि स्थायी रूप से ना रहना, यानी विद्यालय में स्थायी रूप से ना आना, क्या कहलाते हैं, घुमंतु बालक की यह प्रमुख समस्या मानी जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण एक दो क्वेश्चन देखेंगे और अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन रहेगा। तो सभी प्यारे मित्र मॉक क्वेश्चन के आंसर जरूर देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर है। तो दोस्तों कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? जी हाँ, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, ठीक है, डिस्कैल्कुलिया हो गया, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। डिस्प्रेक्सिया हो गया। तो देखिए डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति या छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो देखिए डिसलेक्सिया, देखिए सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये हमारा डिसलेक्सिया से संबंधित नहीं होता है। तो डिसलेक्सिया के क्या है कि वाचन परिशुद्धता, गति और बोध की समस्याएं हो तो डिसलेक्सिया होगा। अगर बच्चा लिखने की, बच्चे या बच्चा बालक बालिका की लिखने की गति जो धीमी है तो वह डिसलेक्सिया कहलाएगी। छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई हो रही है तो वो हमारी डिसलेक्सिया कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसके बाद मॉक क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं तो ये बताइए प्रतिभावान जो बालक हैं उनको पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। अभिभावक के मत को देना चाहिए कि अभिभावक जो अपना मत पेश करें उस पर दें, या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम पर देंगे, या शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, या समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो आप एक सभी अभिभावक भी समझें, शिक्षक भी समझें, समुदाय, जब आप चारों स्वयं रखकर समझेंगे, स्वयं मानकर समझेंगे, तब इस प्रश्न का आप जवाब आसानी से दे सकेंगे। तो प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम को देना चाहिए, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि बच्चा कितना बुद्धिमान है, कितना नॉलेज है, बच्चा कितना जानता है। ठीक है, इसलिए तो हमारे जो टीटी की एग्जाम होते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण लिया जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, तभी तो पता चल जाता है कि हमें कितनी तैयारी की है, कितना पढ़ा है हमने। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आज का मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं और जायसवाल सर के साथ लेट्स क्रैक फॉर ऑल टीटी एग्जाम। जी हाँ, हर एक क्वेश्चन, हर एक आपका टीटी एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है। मॉक क्वेश्चन दोस्तों आज का यह है कि कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? जी हाँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के ढंग होते हैं। तो तनाव यानी टेंशन को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग बताना है। विश्लेषण और निर्णय हो जाएगा, या आपका रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, या उदातीकरण। तो आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। जल्द मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लासेस डेली ज्वाइन करें क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।